दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स पांडे में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। इससे पहले हम भारत के प्रमुख पर्वत, पठार, दर्रे, भारत की प्रमुख चोटियाँ तथा सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा सिंधु नदी सिंधु की सहायक नदी तथा किस प्रकार से सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद क्या हुआ कि ऊपर की 3 नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान प्रयोग करता है और नीचे की जो 3 नदियां हैं उसका पानी भारत प्रयोग करता है। तो उन 3 नदियों का नाम, जो 3 नदियां थी जो भारत पर जिसका पानी प्रयोग करता है उसका नाम था रावी, व्यास, सतलज। और व्यास और सतलज नदी जहाँ पर मिलती है उसको हम हरके बैराज, हरके नाम से जानते हैं। और वहीं पर हरके बैराज बनाया गया था जिससे इंदिरा गांधी नहर निकाला गया था। और हम ऊपर की जो 3 नदियाँ थी सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान प्रयोग करता है। और हमने देखा था काबुल और जो स्वात नदी का क्षेत्र है वो अधिक उपजाऊ होने के कारण उसे पाक का श्वेत नदी वाला क्षेत्र है उसे पाक का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पाक का स्वर्ग किस नदी को कहा जाता है, तो श्वेत नदी के क्षेत्र को पाक का स्वर्ग कहा जाता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे और किस प्रकार से नदियाँ जो है दोआब बनाती थी। तो इस प्रकार से हमने देखा था। और दोआब हमने देखा था कि दोआब किसे कहते हैं, 2 नदियों के उपजाऊ जो मैदान होता है भाग को हम दोआब के नाम से जानते हैं। जैसे व्यास और सतलज मिलकर बारी दोआब बनाती हैं और फिर रचना दोआब था, चल दोआब था। इस प्रकार से हमने देखा था। आज हम यहाँ पर गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब इसकी बात करेंगे तो इसका उद्गम जो होता है वो उत्तरकाशी से गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जो गंगा नदी का उद्गम होता है। लेकिन इसका नाम अभी गंगा नहीं है, अभी यह जो है वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है यहाँ पर। लेकिन आगे जब यह बढ़ती है और या जब देवप्रयाग में इसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो अगर लेकिन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। भारत में यह कहाँ कहाँ बहती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है अपने मुहाने के पास। और यहीं पर बंगाल की खाड़ी के पास क्या होता है कि बांग्लादेश में एक तरफ से इस पद्मा और दूसरी तरफ से मेघमा, दोनों नदियाँ मिलकर जो है ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो ये दाहिनी ओर से रामगंगा, कोशी, गंडक, घाघरा, और घाघरा को हम सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, गोमती नदी और शारदा नदी, ये सब गंगा की जो है वो सहायक नदी है। और बाएं ओर से देखेंगे तो यमुना, बेतवा और सोन नदी, ये जो है गंगा की सहायक नदी है। बाएं तरफ से क्या होता है कि मान लो ये गंगा का अफवाह तंत्र है, तो इस साइड से जो नदियाँ आएंगी उसे हम दाहिना बोलेंगे, और जो इस साइड से नदियाँ जाकर गंगा में मिलती है उसे बायां बोला जाता है। तो बाएं ओर से मिलने वाली जो नदियाँ हैं वो यमुना है, बेतवा और बेतवा नदी बेतवा जो है वो इसमें नहीं होगा, बेतवा यमुना में, ये गलत हो गया। बेतवा जो है ये यमुना की सहायक नदी है, ना कि गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पर हम इसको गलत काट देते हैं।
और यमुना जो है और सोन नदी ये गंगा की सहायक नदी है, और जो ये बेतवा है वो यमुना की सहायक नदी है। यहाँ पर गलत हो गया। अब आइए आगे देखते हैं हम। गंगा जो है वो स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, क्योंकि इसका पानी जो है वो जल जो है हमेशा स्वच्छ रहता है, क्योंकि अपने आप को स्वतः स्वच्छ कर लेती है। क्योंकि इसमें जो है विषाणु पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज जो विषाणु यहाँ पर पाया जाता है, वो जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनको ये नष्ट कर देता है। इसलिए इसे ये अगर हम धार्मिक रूप से देखें तो यह पवित्र नदी मानी जाती है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा कि इसमें विषाणु बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जिसके कारण यह इसका पानी कभी भी खराब नहीं होता है, इसमें कीटाणु नहीं पड़ते हैं। और यहाँ पर इस गंगा नदी में डॉल्फिन मछली भी पाई जाती है। अब फिर मतलब इसलिए ये अपनी योग्यताओं के कारण जो है वो प्रसिद्ध है। इसी कारण भारत सरकार ने इसे नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित कर दिया था। इसलिए अगर पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो वो गंगा नदी है। और इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 2008 में हुई थी। बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसका नाम जो होता है वो पद्मा पड़ जाता है। नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में यह प्रवेश करती है, जो गंगा नदी है। अब हम देखेंगे कि कैसे पंच प्रयाग का निर्माण होता है। फिर इसके बाद हम मैप पर गंगा नदी को डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि पंच प्रयाग किन किन नदियों से बनता है। अब आइए देखते हैं पंच प्रयाग जो है वो अलकनंदा नदी और धौली गंगा जब मिलती है। अब हम एक एक कर पंच प्रयाग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लें कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। तो अलकनंदा जो है वो संतोपत ग्लेशियर से यह नदी निकलती है, फिर इसमें आकर धौली गंगा मिल जाती है। जब अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है तो वहाँ पर विष्णु प्रयाग बनता है। फिर इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है और फिर इसमें नंदाकिनी आकर मिलती है, तो वह क्षेत्र नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर अलकनंदा में जब मंदाकिनी मिलती है तो उसे रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा में जब पिंडर नदी मिलती है तो इसे कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और अलकनंदा में जब भागीरथी मिलती है तो अलकनंदा और भागीरथी जब मिल जाती है तो इसे देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि देव प्रयाग जो है वो अधिक प्रसिद्ध भी है। और अगर हम बात करें कि प्रयाग जो कुंभ मेले का आयोजन होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है, तो फिर कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में होता है, उत्तराखंड में जो स्थित है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो प्रयाग में होता है। और मध्य प्रदेश में जो है वो उज्जैन के पास होता है। उज्जैन के पास या क्षिप्रा नदी के किनारे पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र में जो है वो नासिक के पास कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस प्रकार से भारत में 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो कुंभ मेला यानी कि प्रयाग का जो कुंभ मेला है वो अधिक प्रसिद्ध है। 12 वर्षों के बाद जो है इसका आयोजन किया जाता है, 12 वर्ष के बाद। तो इस प्रकार से हमने प्रमुख पंच प्रयाग को देख लिया और गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है तथा या कहाँ पर मुहाना बनाती है इसके बारे में भी देख लिया हमने। इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जान लिया। अब हम क्या करेंगे कि डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, चित्र के माध्यम से, कि कौन सी नदी कहाँ पर गंगा में आकर मिलती है, ताकि हमें आसानी से जो है वो सब समझ में आ जाए। चित्र के माध्यम से हम गंगा नदी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। हमने पढ़ा था तो गंगा नदी गोमुख के पास जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से जो है वो भागीरथी नदी निकलती है। और फिर यहाँ संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा जो है वो नदी निकलती है। फिर अलकनंदा नदी के इधर
बाएं साइड से। अलकनंदा में जो है वो धौली गंगा आकर मिल जाती है। फिर जहाँ पर धौली गंगा अलकनंदा मिलकर या विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। फिर क्योंकि अलकनंदा जब नदी बड़ी है तो यह आगे निकलती है और फिर इसमें क्या होता है, इधर से नंदाकिनी मिल जाती है। नंदाकिनी मिलने के बाद यह नंद प्रयाग का निर्माण करती है। फिर इसके बाद जो है अलकनंदा आगे बढ़ती है और इसमें इधर से आकर पिंडर नदी मिल जाती है। फिर यह कर्णप्रयाग का निर्माण करती है। जब हमने देखा अलकनंदा में जब धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग और पिंडर नदी मिल गई तो कर्णप्रयाग का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है कि अलकनंदा में जब मंदाकिनी मिलती है इस साइड से, जब दाहिने साइड से मंदाकिनी मिलेगी तो यह रुद्रप्रयाग का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से जो रुद्रप्रयाग है वो अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। फिर जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल जाती है उसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हरिद्वार है, फिर देवप्रयाग के आगे जो हरिद्वार है, हरिद्वार में फिर गंगा मैदानी भागों में आ जाएगी और इसे हम गंगा के नाम से फिर जो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब आगे मिल जाती है और आगे बढ़ती है तो इसे हरिद्वार में हम गंगा के नाम से यह जानी जाने लगती है, इसे जाना जाने लगता है। यानी कि गंगा नदी को गंगा कहाँ पर जाना जाता है तो हरिद्वार के पास। जब गंगा नदी दो धाराओं के रूप में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है तो इसके बाद जो आगे एक धारा का निर्माण होता है उसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पूछा जाता है कि सबसे पहले गंगा नदी मैदानी भाग में कब प्रवेश करती है तो हरिद्वार में सबसे पहले ये प्रवेश करती है। फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है और प्रयाग में जो है वो यमुना नदी आकर गंगा में मिल जाती है। अब हम यहाँ से जो है वो यमुना नदी की थोड़ा बात कर लें तो यमुना नदी जो है वो बंदरपुर के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। और यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी जो है वो बाएं ओर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर यमुना नदी जब आगे बढ़ती है तो जनापाऊ पहाड़ी से जो है वो चंबल नदी निकलती है और काकवड़ी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी निकलती है, या उज्जैन के पास से क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा है। फिर क्षिप्रा नदी जाकर चंबल में मिल जाती है। फिर यहाँ चंबल नदी आगे बढ़ती है और यह इटावा के पास जो है वो यमुना में मिल जाती है। तो इस पर चंबल की जो सहायक नदी है वो क्षिप्रा नदी है और चंबल किसकी सहायक नदी है तो ये यमुना की सहायक नदी है। और जहाँ पर चंबल नदी कहाँ पर यमुना से मिलती है तो इटावा के पास जो है वो यमुना से मिल जाती है। फिर यमुना नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पर हमीरपुर के पास जो है वो विंध्या जो है विंध्याचल पहाड़ी है, यानी कि विंध्याचल के पास पर्वत से बेतवा नदी जो है निकलती है और हमीरपुर के पास या यमुना में मिल जाती है। तो यमुना की कितनी सहायक नदी हमने देखा, एक चंबल देखा, दूसरा कौन सी देख रहे हैं, बेतवा देखा। फिर हमीरपुर के बाद जब यमुना नदी आगे बढ़ती है तो काकपड़ी पहाड़ी से कैमूर पहाड़ी से एक केन नदी निकलती है और यह बांदा के पास जाकर यमुना से मिल जाती है। तो हम यमुना की कितनी सहायक नदी हुई, चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों यमुना की सहायक नदी हैं। और ये जो है वो बाएं ओर से यमुना में मिल रही हैं, तो बाएं साइड की यमुना की ट्रिब्यूटरी हुई, यानी कि सहायक नदी हुई। फिर क्या होता है, यमुना नदी जो है वो प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाती है। फिर यह आगे बढ़ती है गंगा नदी। जब पहले तो गंगा नदी की बात करें तो यहाँ पर कन्नौज के पास यह उत्तराखंड से रामगंगा नदी
ये निकलती है और यह कन्नौज के पास यमुना से मिल जाती है। तो पूछा जाता है मैदानी भाग में सबसे पहले कौन सी नदी है जो गंगा से मिलती है, तो वो है, यानी वो कौन सी नदी है, वो रामगंगा नदी है, क्योंकि यह यमुना से पहले मिल रही है, तो यह रामगंगा नदी है। मैदानी भाग में सबसे पहले मिलने वाली गंगा से जो नदी है वो है रामगंगा नदी। फिर जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। फिर इन दोनों धाराओं को मिलकर गंगा नदी आगे बढ़ती है और फिर फुलहर फुलहर झील यानी पीलीभीत के पास, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पास जो है वो गोमती नदी आकर गंगा में मिल जाती है। तो गोमती नदी के किनारे जो बसा शहर है वो कौन सा है, वो लखनऊ शहर है। फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है और इसके बाद बलिया बलिया जो बिहार के छपरा के पास जो यह नदी घाघरा नदी जो है वो गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी दो धाराओं के रूप में होती है, एक शारदा और सरयू नदी। जब ये इन दोनों की धाराएं मिल जाती है तो इसे घाघरा नदी के पास नाम से जाना जाता है। शारदा नदी जो है वो मिलाप मिलाप पानियों से निकलती है और चुंगबाड़ी से सरयू नदी निकलती है। फिर दोनों धाराएं एक हो जाती है और घाघरा का निर्माण करती हैं। और घाघरा नदी बलिया के आगे छपरा के पास जो है वो गंगा में मिल जाती है। फिर इसके बाद नीचे की ओर से यहाँ पर ये अमरकंटक पहाड़ी के पास, अमरकंटक ग्लेशियर के पास जो है वो दो नदियाँ निकलती हैं पर्वत के पास से। एक तो होती नर्मदा नदी और दूसरी होती है सोन नदी। तो सोन नदी जो है वो जाकर कहाँ पर गिर जाती है, वो जाकर अरब सागर में गिर जाती है ये है। और जो सोन नदी है वो जाकर गंगा में मिल जाती है। तो गंगा की जो सहायक नदी वो बाएं ओर से मिलने वाली जो है वो सोन नदी है। यानी कि कौन सा ऐसा ग्लेशियर जहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं लेकिन एक क्या होती है गंगा में मिल जाती है और दूसरी अरब सागर में गिर जाती है। तो वो कौन सी नदी है, तो पहली तो सोन नदी है और दूसरी नर्मदा नदी है। तो पूर्वी भाग इसका जाकर कहाँ पर मिल जाता है, ये जाकर गंगा में मिल जाती है सोन नदी। फिर इसके बाद या सोन नदी को सोहन के नाम से भी जाना जाता है। यह पटना के पास जो है वो गंगा से मिल जाती है। फिर ऊपर से गंडक नदी आती है और गंडक नदी जो है वो पटना के पास आकर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसके बाद फिर गोसाई धाम जो है वो कहाँ पर, ये नेपाल में। इस यहाँ से जो है वो सप्तकोशी नदी निकलती है, यानी 7 नदियों की धारा जो है वो निकलती है, जिसमें से 3 नदी की धारा जो है वो भारत में आकर मिल जाती है। 3 नदियाँ मिलकर कोशी नदी का निर्माण करती हैं और अन्य जो नदियाँ वो नेपाल में के पास ही रहती हैं। फिर इसके बाद ये जो 3 नदियाँ वो जो भारत में आती हैं बिहार के रास्ते से, अरुण, सोन और तामोर नदियाँ तीनों मिलकर कोशी नदी का निर्माण करती हैं। और ये कोशी नदी जो है ये भारत की, ये जो है ये बिहार के रास्ते जो है वो आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। तो कोशी नदी को वो बिहार कौन सी पूछा जाता है, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोशी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 3 नदियों की धाराओं से बनी है। इसी कारण इसमें जो जल होता है वो अधिक मात्रा में होता है और इसके कारण जो है बिहार का जो कुछ भाग जो होता है वो जलमग्न हो जाता है। इसी कारण कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी जो थी वो मुंगेर के पास जो है वो बिहार गंगा में मिलती है। फिर कोशी नदी जो है तो वो पटना के पास जो है वो गंगा में मिल जाती है। कोशी नदी को अगर पौराणिक रूप से देखें तो ग्रंथों में इसे कौशिकी नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि कौशिक जो विश्वामित्र के गुरु विश्वामित्र जो थे उन्हें ऋषि की उपाधि कहाँ पर मिली थी, तो कोशी नदी के ही किनारे मिली थी।
ये प्रमुख रूप से पौराणिक मान्यता है। बिहार में जो कोसी नदी का जो विस्तार है वो लगभग 729 किलोमीटर का जो क्षेत्र में यह फैली है कोसी नदी। फिर यह राजमहल बिहार के निकट जो है वो गंगा में जाकर मिल जाती है। मुख्यतः झारखंड के पास जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, इसके बाद पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं झारखंड के पास। तो ये क्या है कि बिहार की राजमहल पहाड़ियों के पास जो है वो जाकर वाराणसी के पास ही गंगा में मिल जाती है। फिर गंगा आगे बढ़ती है और यह अब बंगाल की खाड़ी के, यानी कि अब यहाँ से जो है वो पश्चिम बंगाल का एरिया शुरू हो जाता है। फिर ये गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में जाकर प्रवेश करती है। फिर बांग्लादेश में ये जब प्रवेश करती है तो इसकी जो ये दो धाराओं के रूप में विभाजित हो जाती है। एक जो पश्चिम बंगाल में इसकी जो धारा जाती है उसे हम हुगली के नाम से जानते हैं, और जो दूसरी धारा होती है जो बांग्लादेश में जाती है उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। या पूछा जाता है परीक्षाओं में कि गंगा नदी का नाम पद्मा कहाँ पर पड़ता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रमुख गंगा नदी के प्रमुख तंत्र के बारे में पढ़ लिया और कैसे देखा कि पंचप्रयाग का निर्माण कैसे होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे भारत की दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।